हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रीन सॉल्वेंट्स पे, या हम जिन्हें कहते हैं अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स। यानी जो हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो ग्रीन नहीं है, उनका कुछ ग्रीन अल्टरनेटिव ढूंढना है हमें। तो वो ग्रीन अल्टरनेटिव्स है क्या, उनको हम बोलते हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स या ग्रीन अल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम सॉल्वेंट क्या रहता है। सॉल्वेंट का मतलब रहता है डिज़ोल्वर। डिज़ोल्वर का मतलब रहता है जिसमें कोई चीज़ हम डिज़ोल्व करेंगे, हल करेंगे, यानी मिक्स करेंगे, जो इसके साथ में मिल जाए, घुल जाए। क्लियर। जैसे अगर हम पानी में नमक डालते हैं तो पानी डिज़ोल्वर है और नमक जो है वो उसमें डिज़ोल्व होता है, यानी नमक डिज़ोल्व ही है। क्लियर। तो अब सॉल्वेंट कैसा रहता है, किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है, कोई चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती। जैसे अगर मैं पानी में नमक डाल दूँ, वाटर में अगर मैं नमक ऐड कर दूं तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, इसमें डिज़ोल्व, ये सॉल्युबल है। फिर मैं बोलूँगा ये सॉल्युबल है, राइट, क्योंकि डिज़ोल्व हो रहा है। लेकिन अगर मैं यही नमक अगर मैं केरोसिन में डालूँ, क्योंकि केरोसिन एक आम सी एग्जांपल है, या पेट्रोल में डालूँ, तो पेट्रोल में ये मिक्स नहीं होता है, यानी वहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता है, वहाँ पे डिज़ोल्व नहीं होता है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सॉल्युबिलिटी का मतलब रहता है कि मैं ऐसा बोलूँगा, एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट। यानी मैं बोलूँगा एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिज़ोल्व इन ए सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे नमक की एबिलिटी है कि वो पानी में डिज़ोल्व होता है, वो मिक्सअप हो जाता है, सॉल्यूशन बनाता है, तो ये सॉल्युबल है। लेकिन पानी पेट्रोल में मिक्स नहीं होता है, यहाँ पे यहाँ पे इसकी एबिलिटी नहीं है इसमें डिज़ोल्व होना, इसका मतलब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, यहाँ पे ये इनसॉल्युबल है। क्लियर। तो हर कोई कंपाउंड जो है वो कहीं पे सॉल्युबल होता है, कहीं पे सॉल्युबल नहीं होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम जो सॉल्वेंट लेते हैं ना, सॉल्वेंट हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए वही लेते हैं जिसमें वो डिज़ोल्व हो जाए, तभी हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो मैं वो बाद में बात करूँगा कि किस तरह का डिज़ोल्व करते हैं, क्या करते हैं हम, डिज़ोल्व कैसे करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्वेंट्स जो हमारे पास में रहते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज है। यानी मैंने अभी आपसे कहा ना कि हर एक कंपाउंड जो है ना, हर एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है। कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और किसी में डिज़ोल्व नहीं होता है। क्लियर। इसलिए हम अलग अलग सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस में डिज़ोल्व होगी। तो हमारे पास में बहुत तरह के सॉल्वेंट्स रहते हैं। तो सॉल्वेंट की जो ये कैटेगरीज हैं, इनमें सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन्स। जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, हेप्टेन वगैरह, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। इस तरह से हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हेलोजिनेटेड HC लिखूंगा मैं, HC मीन्स हाइड्रोकार्बन। जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, डाइक्लोरोमीथेन है, CH2Cl2, या CCl4 है, राइट, दीज आर कॉल्ड क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तीसरी कैटेगरी एरोमेटिक में जैसे बेंजीन आता है या क्लोरोबेंजीन आता है, राइट। सो दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इस तरह से अल्कोहल्स हमारे पास में आते हैं, अल्कोहल्स एक कैटेगरी है, अल्कोहल्स जैसे मिथेनॉल है या इथेनॉल है, C2H5OH, राइट, दीज आर कॉल्ड अल्कोहलिक सॉल्वेंट्स। समझ में आया। इस तरह से हमारे पास में ईथर्स जैसे ये है डाई इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर है ये हमारे पास में, या इथाइल प्रोपाइल ईथर है, या हमारे पास में THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसी तरह से हमारे पास में एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक का मतलब रहता है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स, बोलूँगा पोलर सॉल्वेंट्स, यानी जो पोलर भी है लेकिन उनमें प्रोटॉन भी नहीं है, यानी जिनमें OH ग्रुप नहीं होगा, ऐसा समझ लो आप शॉर्टकट में फिलहाल। जैसे डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसे हम DMF कहते हैं, या DMSO है, या THF है, दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है। इस तरह से एस्टोनाइट्राइल है, दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब ये सॉल्वेंट्स जो ना, दीज आर
ये जो सॉल्वेंट्स है इनमें इनको बोलूँगा मैं कि ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। दिस आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और इनके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इन्हें फ़ायदे किस वजह से, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाते हैं और इनको वर्कअप करना इजी होता है। लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं, इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जो मैं ड्रॉबैक्स आपको गिनाऊंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूंगा, हाइड्रोकार्बन्स इनमें हर एक चीज़ डिज़ोल्व नहीं होती है, क्लियर। जैसे पोलर कंपाउंड्स इनमें डिज़ोल्व जल्दी नहीं होते हैं, क्लियर। और ये जो है ना, ये इन मतलब फ्लेमेबल रहते हैं, ये फायर कैच करते हैं ईजिली और एक्सप्लोजिव भी रहते हैं, क्लियर। इस तरह से हमारे पास में ईथर्स भी हैं, ईथर्स इनमें भी फायर जल्दी लग जाती है, ये एक्सप्लोजिव है, ठीक है। यानी एक्सप्लोजन यहाँ पे हो सकता है इनके यूज़ करने से, अगर हम लार्ज अमाउंट में इनको यूज़ करेंगे। इसी तरह से हमारे पास में क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स है, ये वाले दीज आर कार्सिनोजेनिक, ठीक। इस तरह से हमारे पास में ये जो ये है ना, ये वाले क्लोरीनेटेड सॉल्वेंट्स, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए भी टॉक्सिक है, एक्वेटिक ENV के लिए ये क्या है, टॉक्सिक। सो दीज आर टॉक्सिक, क्लियर। इस तरह से यहाँ पे कुछ और सॉल्वेंट्स हैं, मैं आपको जैसे क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में, ये ना क्लोरोबेंजीन, या पिरिडीन है, और एक पिरिडीन। सो दीज आर एरोमेटिक, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, दीज आर रिप्रोटॉक्सिन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये अच्छे नहीं है ये, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स जैसे मिथेनॉल है वगैरह, सो इनसे ब्लाइंडनेस होती है, ये टॉक्सिक है, ठीक है। इस तरह से ये न्यूरोटॉक्सिन्स रहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक, राइट। तो इनका प्रॉब्लम है, इसलिए ये जो सॉल्वेंट्स हैं ना, हालांकि इनको हम इनके फ़ायदे भी हैं लेकिन इनके बहुत सारे नुकसान भी हैं, राइट। समझ में आ रहा है। अब क्या करना, अब इनके बदले में हम क्या चाहते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमें, कोई ग्रीन सॉल्वेंट, यानी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्वेंट्स में लेंगे हम सबसे पहले वाटर, ठीक है। देखो वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये लो कॉस्ट है, मतलब इजीली अवेलेबल है ना, इसके बहुत सारे एडवांटेज, और ये टॉक्सिक भी नहीं है, टॉक्सिक नहीं है। और आप इनको वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बदले में, यानी VOC, इनके बदले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे, हर जगह नहीं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करता है, नेचुरली ऑकरिंग है, ये इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, और नॉन इनफ्लेमेबल है, सो इससे एक्सप्लोजन वगैरह का खतरा नहीं है। और इसकी लिक्विड रेंज भी बहुत है, हाई स्पेसिफिक हीट है, आप 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके सुपर क्रिटिकल फॉर्म को तो इससे ऊपर वाले टेम्परेचर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नॉन एक्सप्लोजिव है, यानी एक्सप्लोजन इससे नहीं होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वाटर के। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर वाटर के अंदर हमें डिस्टिलेशन करनी हो तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी लगती है, सो इट इज़ एनर्जी इंटेंस, समझ में आना। और वाटर जल्दी हीट नहीं होता, जल्दी कूल नहीं होता, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हीट एंड कूल, स्पेशली व्हेन द प्रोसेस आर वेरी लार्ज, जब हम मतलब वेरी लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। और एक बात इसमें रहती है, जो जनरली वाटर रहता है वो कंटेमिनेटेड रहता है, और वाटर को यूज़ करने के बाद में जब हम इसको फेंकेंगे तो ये सीधा पानी में जाएगा, जो नदियाँ हैं, नदियाँ नाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बाद में उन स्ट्रीम्स को, वाटर स्ट्रीम्स को ट्रीट करना मुश्किल है, क्लियर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, देखो ये डायल्स एल्डर रिएक्शन है, इसको लिखूँगा डायल्स एल्डर रिएक्शन। इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी यूज़ मतलब कर सकते हैं ये रिएक्शन को, लेकिन ये वाटर में भी हो जाती है। आजकल बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो वाटर में हो जाती है, सो वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का काम क्या रहता है, सॉल्वेंट का काम देखो, सॉल्वेंट एक्चुअली क्या करता है, जब हम सॉल्वेंट डालते हैं ना किसी सब्सटेंस में, एक तो ये इन सपोज A + B को रिएक्ट कराना है,
तो ए मॉलिक्यूल्स को और बी मॉलिक्यूल्स को पूरे सिस्टम में ये ऐसे अलग अलग करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होती है, प्रॉपर हीट मिलती है इनको, ठीक है। इन रिएक्टेंट्स का सरफेस एरिया बढ़ता है, उससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। क्लियर। तो अब हम लेंगे और एक जो सॉल्वेंट है जैसे आयोनिक लिक्विड वगैरह, ठीक। आयोनिक लिक्विड्स हमारे पास में और एक रिप्लेसमेंट है, यानी अल्टरनेटिव सॉल्वेंट। ये ग्रीन है, देखो ये एक्सप्लोजिव नहीं रहते हैं और ये तो वेपर्स ही नहीं बनाते, ये आयनिक फॉर्म में रहते हैं ना, तो वेपर्स बनाते नहीं। ये ग्रीन है, इनको आप ट्यून भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको बना सकते हैं, कैसा बनाना है, एसिडिक बनाना है कि बेसिक बनाना है। अच्छा, इनको सॉल्वेंट प्लस कैटलिस्ट यानी सॉल्वेंट प्लस कैटलिस्ट दोनों के बदले में आप यूज़ कर सकते हैं, ये फ़ायदा है इनका। और इनको ईजी है सेपरेट करना, अलग करना रिएक्शन कराने के बाद में, ठीक है। तो ये आयोनिक लिक्विड्स, और इनका लिक्विड रेंज भी बहुत ज़्यादा, आप -90 डिग्री से लेके 200 डिग्री तक आप इनको ईजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप हाई टेम्परेचर रिएक्शंस लो प्रेशर्स पे इनमें कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आयोनिक लिक्विड का। और दीज आर आल्सो ग्रीन सॉल्वेंट्स, और ये है अल्टरनेटिव टू हैजर्ड्स यानी टॉक्सिक सॉल्वेंट्स। तीसरा जो है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चलो नंबरिंग से मतलब नहीं है मेरा। आप देखो और एक सॉल्वेंट जो है हमारे पास में जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन है, जो हमारे पास में अल्टरनेटिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव, वो है नॉन टॉक्सिक लिक्विड पॉलीमर्स, जैसे पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल है या पीपीजी पॉली प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। दीज पॉलीमर्स कैन बी यूज, ये लिक्विड्स रहते हैं, लिक्विड पॉलीमर्स, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज सॉल्वेंट्स। कौन से सॉल्वेंट्स? लिक्विड सॉल्वेंट्स फॉर डिफरेंट रिएक्शंस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। देखो हम सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट सिर्फ हम रिएक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करते, सॉल्वेंट करते हैं हम इस्तेमाल एक तो रिएक्शन मीडियम के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी किसी चीज़, किसी प्लांट मटेरियल से या बायो मटेरियल से कोई कंपाउंड निकालना है बाहर, तो हम उसको सॉल्वेंट में मिला देते हैं ताकि वो कंपाउंड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, तो बाद में उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से आइसोलेशन करना, कंपाउंड को अलग करना, फिर कंपाउंड को प्यूरीफाई करना, ये सब चीज़ें मतलब सॉल्वेंट के ज़रिए से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट इन सब चीज़ों में लगता है। और हमारे पास में अब तीसरा जो है, चौथा जो अल्टरनेटिव सॉल्वेंट है, उसको हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, जैसे सुपर क्रिटिकल CO2 है या सुपर क्रिटिकल H2O, सुपर क्रिटिकल वाटर। अब सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या रहता है, यानी हम इन फ्लूइड्स को क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस है ना, जैसे वाटर में लूँगा, वाटर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वाटर आमतौर पर लिक्विड रहता है, ठीक है। तो लिक्विड का काम क्या है, लिक्विड इजीली किसी चीज़ को डिज़ोल्व करता है, समझ में आया ना। तो ये वाटर है, लेकिन अगर आप इस वाटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, यानी आप इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो ले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर अगर आप ले जाओगे इसको, तो ये बिहेव करता है एज गैस प्लस एज लिक्विड, यानी इसमें दोनों खासियत आ जाती। आम वाटर में कौन सी खासियत है? लिक्विड खासियत। वेपर वाटर में गैसियस खासियत है। लेकिन अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखोगे इनको, यानी क्रिटिकल वाटर जो लोगे आप, उसमें गैस की भी प्रॉपर्टी और लिक्विड की भी प्रॉपर्टी। लिक्विड की प्रॉपर्टी है डिज़ोल्व करना, तो ये कंपाउंड को इजीली डिज़ोल्व करता है, और गैस की प्रॉपर्टी है वो पेनिट्रेट इजीली हो जाता है, पेनिट्रेट यानी कहीं पे वो कंपाउंड के अंदर घुस जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं हम, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों ग्रीन सॉल्वेंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, आप उसको वहाँ से कैप्चर करो, सिक्वेस्टर करो और यूज़ करो, और ये टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्टरनेटिव्स टू टॉक्सिक सॉल्वेंट्स। इस तरह से माइक्रो इमल्शंस का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो माइक्रो इमल्शंस का क्या है, माइक्रो इमल्शंस का यहाँ पे ध्यान रखो। सपोज हमारे पास में एक कंपाउंड है, ठीक, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर में मैंने डाला वो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वाटर के बदले में मैं और एक चीज़ इसमें डाल सकता हूँ, नेचुरल ऑयल, जो नेचुरल नहीं बोलूँगा मैं,
जो हमारे पास में ऑयल्स रहते हैं ना, कौन से ऑयल्स जो हम खाते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल यानी एडिबल ऑयल्स में बोलूँगा, एडिबल ऑयल, वो तो ग्रीन है, उसमें कोई टॉक्सिक चीज़ है ही नहीं। अगर आप पानी में डालेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होते, ये दो लेयर बनेंगे अलग अलग। लेकिन अगर आप इसमें सरफेक्टेंट डालेंगे, सरफेक्टेंट, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगी, क्लियर लिक्विड दिखेगा आपको, एक ही लेयर दिखेगी, यानी दो लेयर नहीं बल्कि क्या, एक लेयर। कब? जब आप इसमें सरफेक्टेंट डालेंगे। क्यों ऐसा दिखेगा? क्योंकि ये बन जाता है क्लियर इमल्शन, जो थर्मोडायनेमिकली आइसोट्रॉपिक रहता है, थर्मोडायनेमिकली आइसोट्रॉपिक, यानी ये बनने के बाद में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है ना हर जगह इसकी सेम रहेंगी। क्लियर? तो ऑयल क्यों डाला हमने? देखो, जो पोलर सब्सटेंसेज है ना, पोलर सब्सटेंसेज वाटर में डिजोल्व होती हैं, लेकिन नॉन पोलर वाटर में डिजोल्व नहीं होती, वो ऑयल में डिजोल्व हो सकती हैं। अगर आप पानी और ऑयल का ऐसा कोई मिक्सचर बनाओ जो आपस में बिल्कुल घुल मिल जाए, तो उसमें फिर पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सब्सटेंस आप दोनों डिजोल्व कर सकते हैं। यह कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बाय मेकिंग सम माइक्रो इमल्शन। माइक्रो इमल्शन कैसे बनाते हैं हम ऑयल और वाटर को मिलाते हैं, उसमें सरफेक्टेंट मिला दो, तो वो दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन है वो ख़त्म कर देता है, और आपको इस तरह का एक मिक्सचर मिलता है, क्लियर मिक्सचर, जिसमें छोटे छोटे इमल्शंस रहते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रो इमल्शन। जैसे दूध हमको होमोजीनियस दिखता है ना, लेकिन अंदर इसमें छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स रहते हैं। क्लियर? तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर, एज सॉल्वेंट। या जिस तरह आप दवाएं छिड़कते हैं सेब के पेड़ पे या संतरे के पेड़ पे, वो जो दवाएं रहती हैं ना, वो ऐसे ऑयल टाइप रहती है, उनको जब आप पानी में डालते हैं तो वो वाइट कलर बन जाता है। क्यों वाइट कलर बन जाता है? क्योंकि उस ऑयल के साथ में सरफेक्टेंट भी रहता है, राइट। तो वो सरफेक्टेंट उस ऑयल को पानी में डिज़ोल्व होने में मदद करता है, नहीं मिलने में मदद करता है, डिज़ोल्व नहीं होता, मिलने में मदद करता है, और वो बन जाता है वाइट एक जैसा सोल्यूशन। क्लियर? उससे उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों चीज़ें हैं ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक होगा तो वाटर में डिज़ोल्व होगा, इस पोर्शन के वाटर में, ऑर्गेनिक होगा तो ऑयल में डिज़ोल्व होगा, राइट। इसके कहते हैं माइक्रो इमल्शन। अब हम यहाँ पे कुछ लेते हैं बायो बेस्ड सॉल्वेंट्स, यानी जो बायोलॉजिकल मटेरियल से निकालते हैं, प्लांट मटेरियल से निकालते हैं। तो बायोलॉजिकल मटेरियल से निकल गया तो ये ग्रीन है, बायोडिग्रेडेबल होगा, ये फ़ायदेमंद, इससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल चीज़ें एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं नुकसान तो सिंथेटिक चीज़ें। अब नेचुरल में लेते हैं मिथाइल सोएट। मिथाइल सोएट एक बायो बेस्ड सॉल्वेंट है। ये प्योर नहीं रहता, बल्कि रहता है मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स, यानी ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है ना, ये इस तरह ये मान लीजिए लॉन्ग चेन है, और यहाँ पे रहता है इनको मिथाइल ग्रुप। अब ये एक ही ऐसा चेन सेम नहीं रहेगी, कोई चेन छोटी तो कोई चेन बहुत बड़ी रहेगी, यानी ये मिक्सचर रहेगा, इसमें एक तरह की चेन यानी एक तरह के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे। सो ये इसको मैं बोलूँगा कि इट इज़ ए मिक्सचर नॉट प्योर सॉल्वेंट। तो फिर आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको अक्सर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें क्लीनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लीनिंग फैब्रिक स्टेन्स, अगर कपड़ों में दाग लग जाए, यानी ड्राई क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, कपड़ों में दाग लग जाए वहाँ पे लगाते हैं, या ग्रीज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसे सॉल्वेंट्स को, राइट। इस तरह से पेंट अगर हमें निकालना हो, पेंट स्ट्रिप ऑफ करना हो, बाहर निकालना हो, तो पेंट स्ट्रिपर यूज़ करते हैं। इस तरह से वार्निश रिमूवर के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इस तरह से अगर इंक लग जाए कहीं पे तो इंक निकालने के लिए डी इंकर बोलते हैं उसको, वो यूज़ करते हैं। इस तरह से वाटरलेस हैंड क्लीनर, अगर आपको हाथ धोने हैं लेकिन पानी भी नहीं लगना चाहिए, सपोज कोई आदमी रहता है हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से नफरत है या पानी से प्रॉब्लम होती है, कहीं पे जख्म वगैरह रहता है ना, मतलब पानी इंजरी रहती है तो पानी से प्रॉब्लम होता है, तो वाटरलेस हैंड क्लीनिंग के लिए ये अच्छा है, ठीक है। इससे आप हाथ वॉश कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से हम और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है। जैसे ये है लैक्टिक एसिड इथाइल एस्टर, ये लैक्टिक एसिड का एस्टर है। लैक्टिक एसिड को आपने देखा होगा, लैक्टिक एसिड कैसा रहता है, CH3C है ना, यहाँ पे फिर एक तरफ से H, दूसरी तरफ से OH और यहाँ से COOH। ये मैंने बनाया, देखो ये CH3, ये C, ये OH, इधर H, ये COH, राइट। अगर आप इसका एस्टर लेंगे, इथाइल एस्टर नहीं, इथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा लैक्टिक एसिड इथाइल एस्टर। ये बायोडिग्रेडेबल रहता है क्योंकि लैक्टिक एसिड भी नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल कंपाउंड है। इसको आप इजीली बायोडिग्रेड कर सकते हैं, बैक्टीरिया इसको खा जाते हैं। और ये भी एज डिग्रीजर यूज़ किया जाता है। लेकिन कौन सा डिग्रीजर, वाटर रिंसेबल। वाटर रिंसेबल मतलब जो पानी से धुल जाए, पानी से धुल जाता है, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल रहता है। पानी में सॉल्युबल होने के लिए जो कंडीशन है ना, वो है OH ग्रुप। जहाँ पे OH ग्रुप रह गया, यानी जहाँ पे हाइड्रोजन, जो चीज़, जो कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है या जो आयॉन्स बना सकता है, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कार्बोनेट्स, कार्बोनेट का ये है, ये हमारे पास में कार्बोनेट के डेरिवेटिव्स, जैसे मिथाइल कार्बोनेट या इथाइल कार्बोनेट, इन्हें डाईमिथाइल कार्बोनेट, डाईइथाइल कार्बोनेट, इसको बोलूँगा DMC, इसको बोलूँगा डाईइथाइल DEC, समझ में है ना। तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज सॉल्वेंट्स। दीज आर आल्सो नॉन टॉक्सिक सॉल्वेंट्स, या मैं बोलूँगा लेस टॉक्सिक सॉल्वेंट्स बोलूँगा मैं। और इनको आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स लाइक CHCl3 क्लोरोफॉर्म के बदले में यूज़ कर सकते हैं आप। इनको आप डाइक्लोरोमीथेन में इनके बदले में यूज़ कर सकते हैं, CCl4 के बदले में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें जहाँ पे आपको ये सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दीज आर कार्सिनोजेनिक, वहाँ पे आप इनके बदले में ये यूज़ करो। और ये बेनिफिशियल भी है, ये नॉन टॉक्सिक भी है, इससे कोई कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, इससे कोई कैंसर वगैरह नहीं होता, राइट। इस तरह से डाईमिथाइल कार्बोनेट का और एक डेरिवेटिव, जैसे ये इथाइलिन डेरिवेटिव है इसका, या प्रोपेलिन डेरिवेटिव, इनको आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ डाईमिथाइल फॉर्मामाइड या डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, जिनको हम कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, या एस्टोनाइट्राइल के बदले में आप यूज़ कर, इसको एस्टोनाइट्राइल बोलते हैं, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, और ये है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, इनके बदले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। और कुछ सॉल्वेंट्स लेंगे हम, जैसे गामा वैलेरिक लैक्टोन है, ये देखो, ये लेवुलिनिक एसिड है, ठीक है। इसका अगर आप रिएक्शन, दो रिएक्शंस के बाद में ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टोन। लैक्टोन मीन्स साइक्लिक एस्टर। जब एस्टर रहता है ना, C+O, इसको बोलते हैं एस्टर ग्रुप। अगर ये आप साइक्लिक फॉर्म में लेंगे, हम इसको बोलते हैं लैक्टोन, ये याद रखना, ठीक है। अब ये जो है ना, ये गामा वैलेरिक लैक्टोन बोलते हैं इसको, ठीक। इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ DMF और DMSO, यानी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के बदले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये ग्रीन कैसे है, देखो ग्रीन कैसे है, ये बनता है हमें फ्रक्टोज से बनाते हैं हम, या ग्लूकोज से बनाते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें सेलुलोज से मिल जाता है। सो इट इज़ रिन्यूएबल सॉल्वेंट, यानी डिप्लीटिंग सॉल्वेंट नहीं, आप इसको बार बार बना सकते हैं, क्योंकि सेलुलोज दुनिया भर का बनता है। जबकि ये सॉल्वेंट जो है ना, दीज आर नॉट रिन्यूएबल, दीज आर नॉन रिन्यूएबल सॉल्वेंट, दीज आर डिप्लीटिंग सॉल्वेंट्स, ये ख़त्म होते हैं। ये जो है ये रिन्यूएबल, इनका सोर्स रिन्यूएबल है। इस तरह से हमारे पास में ब्यूटेनॉल है। ब्यूटेनॉल को आप यूज़ कर सकते हैं एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, यानी मिथेनॉल जो टॉक्सिक है, या इथेनॉल CH3CH2OH जो एक्वेटिक लाइफ के लिए या एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए हैज़ार्ड्स हैं, उनके बदले में आप ब्यूटेनॉल यूज़ कर सकते हैं। और ब्यूटेनॉल भी रिन्यूएबल है, क्योंकि ये हम निकालते हैं लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास से, यानी लिग्नोसेलुलोज जो है उसका अगर आप फर्मेंटेशन करेंगे तो फर्मेंटेशन
वहाँ की फर्मेंटेशन से मिलता है हमें ब्यूटेनॉल। क्या मिलता है? ब्यूटेनॉल। समझ में आया? तो ब्यूटेनॉल ग्रीन सॉल्वेंट है और ये रिन्यूएबल सॉल्वेंट है, इन्हें बार बार हम बना सकते हैं और एक रिन्यूएबल सोर्स से बना सकते हैं जो बिल्कुल बहुतायत में मौजूद है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये लिग्नोसेलुलोज, ये हम ज़ाया होने से बचा भी सकते हैं। इससे कोई अच्छी चीज़ बनाओ, ब्यूटेनॉल बनाओ, उसको एज सॉल्वेंट यूज़ करो, ठीक है। क्लियर? इस तरह से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल फैक्ट्रीज़ में दुनिया भर का बनता है, खासकर जो सोप इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ग्लिसरॉल बहुत निकलता है। ऑयल को हम जब सेपोनिफिकेशन करते हैं ना ऑयल, तो वहाँ पे सोप प्लस ग्लिसरॉल बनता है। इसकी प्रोडक्शन इसकी कंजप्शन से ज़्यादा, यानी प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, कंज्यूम कम होता है ये, तो ये सस्ता भी है। आप इसको ग्लिसरॉल को अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे ये ज़ाया होने से बच जाता है। हम इस ग्लिसरॉल को यूज़ कर सकते हैं एज हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट या हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जिसको मैं बोलूँगा, ठीक है। या इसके हम डेरिवेटिव भी ले सकते हैं, जैसे ये डेरिवेटिव लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव है ये ग्लिसरॉल का। सो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। आप इसको DMF यानी हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट या हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट DMF और DMSO के बदले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है एज सॉल्वेंट। तो ये मैं बोलूँगा कि ये ग्रीन सॉल्वेंट है और ये रिन्यूएबल भी है। रिन्यूएबल मतलब ये कंटिन्यूसली निकलते रहता है, ये इसका जो सोर्स है वो बायोलॉजिकल सोर्स है, प्लांट मटेरियल है, ऑयल है। क्लियर? और एक सॉल्वेंट जो है जो बायो बेस्ड सॉल्वेंट है वो है डायहाइड्रोलीवोग्लूकोसिनोन। डायहाइड्रोलीवोग्लूकोसिनोन, इसका शॉर्ट नेम है क्राइन। समझ में आया ना? ये क्राइन कहाँ से बनाते हैं हम? क्राइन मिलता है हमें सेलुलोज से। क्लियर? तो ये भी फिर नेचुरल प्रोडक्ट से ही निकलता है, नेचुरल सोर्स से इसका। तो ये भी डिप्लीटिंग नहीं है, ये भी रिन्यूएबल सॉल्वेंट है, रिन्यूएबल सोर्स से मिलता है हमें। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं DMF और ये जो क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट्स है ना, कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट्स, इनके बदले में आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो इन हैज़र्ड सॉल्वेंट के बदले में आप नॉन हैज़र्ड सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में हमें और एक सॉल्वेंट यहाँ पे है, उसको बोलते हैं हम 2-methyl टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ THF, यानी ये। फिर यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बनता है, ये तो इससे सस्ता होगा, क्यों? क्योंकि इसमें तो सिंपल है, यहाँ पे तो मिथिलेशन की हुई है। नहीं, सस्ता तो यही है। सस्ता क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, ये वाला, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये मिलता है हमें फरफ्यूरल से। जो फरफ्यूरल मिलता है हमें सेलुलोज से। सेलुलोज है ना, ग्लूकोज वगैरह से। ग्लूकोज तो मिलता है सेलुलोज से, है ना। तो इसका जो ओरिजिन है वो है सेल्यूलोज, राइट। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है हमें। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो है ना, ये हमारे पास में रिन्यूएबल भी है, ये अगर पानी में गया भी तो ये डिग्रेडेबल भी है, राइट। और हम इसको बार बार पा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इसको आप यूज़ करते हैं कहाँ पे? इन प्लेस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये जो ना, ये वाटर के साथ में मिसिबल उतना नहीं है, जितना THF रहता है ना, उतना ये वाटर के साथ में मिसिबल नहीं है, यानी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। इसीलिए हम वर्क अप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। वर्क अप का मतलब क्या है? सपोज एक कंपाउंड है, उसमें एक मिक्सचर है, उसमें 2 कंपाउंड्स है। एक कंपाउंड है पोलर यानी A, दूसरा है नॉन पोलर B। अब ये मिक्सचर है दोनों का। इसको अगर आप सेपरेट करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करोगे? आप 2 सॉल्वेंट लोगे। एक लोगे आप वाटर जो पोलर है, दूसरा लोगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा और पोलर जो कंपाउंड है वो पोलर सॉल्वेंट में जाएगा। इसको शेकिंग के बाद में आपको अलग अलग, ऊपर वाली लेयर में B मिलेगा, नीचे वाली लेयर में A मिलेगा। पहले ये साथ में थे, अब क्या हो गए? अलग अलग। इन 2 लेयर्स को अलग करो, आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं वर्कअप, राइट। समझ में आया ना? यानी प्यूरिफिकेशन के लिए या आइसोलेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक। इस तरह से और एक सॉल्वेंट है हमारे पास में, उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल ईथर। साइक्लोपेंटीन और मिथेनॉल से मिलता है ये साइक्लोपेंटाइल ईथर।
ये डाई इथाइल ईथर से बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक्सप्लोज जो है उसका फ्लेमेबल है, लो बॉइलिंग है वो डाई इथाइल ईथर, वो लो बॉइलिंग है ना, जबकि ये उसके मुकाबले में हाई बॉइलिंग है। ठीक, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक क्लोरोफॉर्म। कहाँ पे? इन क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको अभी कुछ दिनों के बाद में। उसके जो हमारा है ना टॉपिक और एक पेपर इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, तो उसमें क्रोमेटोग्राफी में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, यहाँ तक ये सॉल्वेंट्स के बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो लवली स्टोरी थी, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीन ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। मैंने पूरा डिटेल में आपको तो बता दिया, जितने भी सॉल्वेंट्स हमने डिस्कस किए इतने सारे एक जगह आपको नहीं मिलेंगे बुक्स में, तो आप बेटर ये है कि आप इनके नोट्स भी साथ साथ में बनाया करो, और ये काफ़ी है आपके एग्ज़ाम वगैरह के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।